पापा सारी बातें हो गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया अंकल आखिर आ क्यों रहा है। अरे यार, तो उसने मुझे भी नहीं पता, बस यही कहा कि कुछ जरूरी काम से आ रहा है। मोहिनी रानी दोनों यहाँ आओ। जी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शर्मा अंकल जी आ रहे हैं ना, तो खाना जरा ध्यान से बनाना। उनके घर खाना थोड़ा कम तीखा बनता है, इसलिए मिर्च मसाले का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, इतने बड़े घर की साफ सफाई एकदम सुबह सुबह जल्दी से नहीं हो पाएगी, इसलिए आज शाम को ही तुम दोनों आधी आधी सफाई कर लो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। रगड़ रगड़ कर दरवाजे और खिड़कियां चमका रही हैं। हे भगवान, जाने कहाँ से लाकर कहाँ पटक दिया। अच्छे खासे शहर में रह रहे थे। अरे यहाँ से तो शॉपिंग करने भी नहीं जा पाती हूँ। देखो ना भाभी, कब से लाली लिपस्टिक भी नहीं खरीदा। तुम्हें यहाँ अपनी लाली लिपस्टिक की पड़ी है? यहाँ मुझसे पूछो, बच्चों के लिए ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है, उन्हें भी खुद ही पढ़ाओ। अरे घन चक्कर हो गई हूँ मैं, घन चक्कर। लेकिन क्या कर सकते हैं भाभी। करना क्या है, ये दरवाजे और खिड़कियां रगड़ो और क्या। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। भले ही आज संडे था, लेकिन सुबह होते ही घर के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि नरेश जी के दोस्त शर्मा जी जो आ रहे थे। क्या यार मोहिनी, तुम आज भी जगाने आ गई? आज तो संडे है, कम से कम आज तो सोने दो। और हमारा क्या, जो हमें यहाँ गांव में लाकर पटक दिया। तुम सब कम से कम जॉब के बहाने बाहर तो निकलते हो, और मैं, मेरा सोचा है कभी? राशन लाने का काम तुम्हारा है, उठो और लेकर आओ। उधर रानी भी अपने पति को ऐसे ही झकझोर कर जगा रही थी कि शॉपिंग न जाने की कसर वो अभी ही पूरी कर रही थी। अरे उठ रहा हूँ बाबा, उठ रहा हूँ। आज संडे को भी चैन नहीं है। सब्जी लाने का काम तुम्हारा है ना, तो तुम्हें तो जाना ही होगा। अरे भैया को कह दो ना। ये दोनों तुम आपस में निपटो, लेकिन हमें 9 बजे तक सब्जी चाहिए, तभी बन पाएगा। शर्मा अंकल कभी भी आते होंगे। अब दोनों भाई बड़े ही अनमने मन से उठे और अपने अपने थैले को लेकर निकल पड़े। थोड़ी देर में रसोई में सब रेडी हो जाता है और शर्मा जी के आने का इंतजार भी खत्म होता है। अरे शर्मा जी, आइए आइए, बड़ी देर लगा दी आपने, कब से आपकी राह ताक रहे थे। अरे ऐसी बात है क्या, हो भाग्य हमारे जो नरेश जी जैसे सहकर्मी मिले। भाई साहब, आपको बड़ी परेशानी हुई होगी ना यहाँ तक आने में। अरे नहीं नहीं भाभी जी, कैसी परेशानी, अब ये सब तो चलता रहता है। नई जगह है, न्यू लोकेलिटी है, तो शुरू में तो इतनी परेशानी होती है। वैसे भी मुझे क्या, रैपिडो बुक किया और निकल गया। ये सुनकर नरेश जी को जैसे सुकून सा मिला। आओ चलो खाना खाते हैं, बाकी की बातें वहीं करते हैं। सब खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और बातों का दौर चल रहा है। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गया शर्मा जी कि आपका अचानक आना कैसे हुआ। अरे नरेश जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए आना है। तो वो जरूरी काम है, रोहित यहाँ इसी एरिया में प्लॉट देख रखा है। जब उसने मुझे बताया तो मुझे अचानक से तुम्हारी याद आ गई, तो सोचा इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा और बेटे का प्लॉट लोकेशन भी दिखाऊंगा। ना 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 अंकल, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप भी हमारी तरह इस एरिया में घर लेकर फंसना चाहते हैं? हाँ अंकल, रोहित को कहना यहाँ ना ले, वरना मेरी तरह बस सब्जी लाता रह जाएगा। नकुल और मुकुल के मुंह से ये बात सुनकर नरेश जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख घर के सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सुनो, मैं तुम लोगों के चेहरे के भाव अच्छे से पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि आपकी प्लॉट की कीमत 2 साल में डबल से ज्यादा हो चुकी है। क्या सच में? और नहीं तो क्या, बस कुछ ही दिनों की बात है। और हाँ, बस यहाँ थोड़ी सी दूर पर ना सोसाइटी बनना भी शुरू हो रहा है। देखते ही देखते यहाँ लोग रहने आ जाएंगे। मानो परेशानी के दिन बीत गए रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। लेकिन इस नकटी ठंड का क्या करें भाई साहब, जो हमें यहाँ खाए जा रही है। अरे भाभी जी, शहरों की भीषण गर्मी का भी तो सोचो। 5 मिनट बिना एसी के बैठ नहीं सकते थे, अब यहाँ तो आपको जन्नत महसूस होती होगी। ये सुनकर सबके चेहरे चमकने लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ मार्केट भी आ जाएगा अंकल पास में? अरे वो तो सबसे पहले। फिर तो सब्जी भी यहीं मिलने लगेगी, बढ़िया है। और फिर तो काम वाली भी मिल जाएगी। वाह भाई वाह। अरे नरेश जी, अब तो इतने बड़े प्लॉट भी नहीं मिल रही है। जितना बड़ा आपका घर है, बड़े ही खुशकिस्मत वाले हो आप। शहर से दूर साफ सुथरी हवा में रह रहे हो। वाह शर्मा जी, आज तो आपने हम सबका दिल बाग बाग कर दिया। काश भाई साहब, आप थोड़े दिन पहले आ जाते,
यहाँ तो चिंता के मारे मेरी हालत खराब हुई जा रही थी। देर आए दुरुस्त आए भाभी जी। ये सुनकर सबके चेहरे हंसी से खिलखिलाने लगते हैं। और बस फिर कुछ ही दिन बीते थे और मोहिनी को बच्चों के स्कूल से फोन आता है, जिसे सुनकर मोहिनी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। क्या हुआ बड़ी बहू, बहुत खुश नजर आ रही हो। पापा जी, आप और मैं, बस 2 ही लोगों के लिए खुशी की बात है। वो भला क्यों? अरे अभी चिंकी और सोनू के स्कूल से फोन आया था। अब हमारे आसपास के कुछ बच्चे और ऐड हो गए, इसलिए बस अब यहाँ तक आया करेगी। अरे वाह भाई वाह। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी वाली की आवाज सुनकर लॉन में चाय पीते हुए नरेश जी को स्वर्ग से भी ज्यादा सुकून अपने घर में नजर आ रहा था। सुमन जी इतना कह रही थी कि तभी खाने की टेबल से आवाज आने लगती है। माँ बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ जल्दी से खाना लगा दो। सब खाने की टेबल पर खाना शुरू करते हैं। अरे मुकुल, मैं तुमसे पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ, घर में सलाद नहीं है। मुझसे ये बिना सलाद खाना नहीं खाया जाता। बात तो सही है। मुकुल सब्जी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो तुम सलाद क्यों नहीं लाए? अरे भैया आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता। अच्छा, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी आप बीती। भैया सब्जी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मिलती है, और वो भी डबल दामों में। तौबा तौबा, ये तो तुमने मुझे आज तक बताया नहीं। इसलिए कोशिश करके एक बार में जितनी सब्जी पॉसिबल होती है उतनी ले आता हूँ। अब सब्जी के बिना तो एक दिन भी काम नहीं चलेगा ना। बात तो तुम्हारी भी सही है मुकुल। तभी सोनू और चिंकी भी रोने लगते हैं। हाँ, पहले चाचू हमको रोज शाम को कभी गोलगप्पे कभी गोला खिलाने ले जाते थे। अब पापा तो हर संडे को पिज्जा बर्गर भी खिलाते थे ना सोनू। अब तो कोई कुछ भी नहीं खिलाने ले जाता है। अरे रुको रुको, तुम लोग रो मत। सोनू चिंकी, मैं हूं ना तुम्हारा दादा, मैं लेकर चला करूंगा तुम दोनों को। और हाँ, अब से सलाद भी मैं ले आया करूंगा। मैं भी पूरे दिन घर पर बोर हो जाता हूँ। अब जैसे तैसे सब रोते गाते अपना खाना खत्म करते हैं और अगले दिन सुबह घड़ी में 4 बजते ही पूरे घर में चहल पहल मच जाती है। अरे न जाने किस जंगल में घर ले लिया है बेचारे मेरे फूल से बच्चे। सबसे पहले जाते हैं और सबसे बाद में आते हैं। न जाने किसके दिमाग में ऐसे सड़ा हुआ आइडिया आया। तभी नरेश जी की जोरदार आवाज से मोहिनी बड़बड़ाना बंद कर देती है। अरे बहू, नाश्ता बन गया हो तो बच्चों को जगा दे, नहीं तो बस निकल जाएगी। हाय हाय, भाड़ में जाए ऐसी बस। अभी से इतना पढ़ रहे कि जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो। नरेश जी बच्चों को लेकर 6 बजे घर से निकल जाते हैं और उधर जल्दी दिन घिर जाने के कारण सुमन जी आज सुबह सुबह काम वाले को तलाश निकल पड़ती है। मेरी राह न तकना, मैं आज काम वाले को लेकर ही आऊंगी। जी मम्मी जी ठीक है, भले ही कितनी देर हो जाए लेकिन आप काम वाले को लेकर ही लौटना। अब सुमन जी कभी इससे पूछती कभी उससे पूछती, लेकिन आसपास कोई घर ना होने के कारण कहीं कोई काम वाली नहीं मिलती है। बड़ी दूर जाकर जैसे तैसे एक काम वाली उनको मिलती है। ठीक है आंटी जी, मैं चलेगी। किधर है तेरा घर? आओ आओ, धीरे धीरे मेरे साथ कदम बढ़ाती चलो, बस पास में ही है। धीरे धीरे कदम पर कदम बढ़ाते हुए शांता और सुमन घर आते हैं। अरे बाबा, इसको अब पास बोली ली। माँ जी इतना पूरे दिन में मैं नहीं चलती जितना आपने अपने घर तक दौड़ा दिए मेरे को। अभी सुमन जी कोई पंगा लेना तो चाहती नहीं थी, इसलिए बात को टालने के अंदाज में कहा, अरे कोई घर थोड़ी ना दूर है, आज पहली बार आई हो ना इसलिए लग रहा है। अच्छा तुम्हें घर दिखाती हूँ। आओ आओ आओ। मोहिनी मोहिनी रानी, बाहर तो आओ, जरा देखो किसको लाई हूं मैं। दोनों बहुएं ऐसे भागते हुए आती है जैसे उन्हें कोई पारस मणि मिलने वाली हो। अरे वाह मम्मी जी, आज तो आप ढूंढी लाई। सुमन जी आंखें दिखाती है। शांता अपनी आंखों को सुदर्शन चक्र की भांति यूं यूं घुमा घुमा कर फेंक रही थी कि कहीं भी घर का कोई कोना रह न जाए। हाँ बताओ शांता, फिर कब से आओगी? अरे मैम साहब पहले पैसे टके की बात कर लो, फिर आगे की कोई बात होगी। अरे पैसे क्या, जो हम अपने पहले वाले घर में देते थे 2,000 रुपया, वही खुला रेट है भाई हर जगह। अरे मैम साहब मेरे को माफ करो, मैं चली। अरे नहीं 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 शांता, ऐसा मत करो, एक बार तसल्ली से बैठकर बात तो करो। देखो मैम साहब ये घर इतना बड़ा है, कम से कम इसकी सफाई का मैं 3,000 लेगी। और फिर इधर कोई रिक्शा आता जाता है नहीं। अब मैं ओला उबर से कम रैपिडो से आएगी ना, तो उसका महीने का 2,000 मान के चलो। अब बात रही इतनी देर आने जाने का टाइम खराब करने की, तो उसका 1 रुपया अलग से रख के चलो।
शांता अपनी साड़ी खुरस कर चल देती है और सुमन जी उसका मुंह देखती रह जाती है। हाय हाय मम्मी जी, अब ये बर्तन की पछाड़ का क्या करूं मैं, जो सुबह से आपकी काम वाली के इंतजार में इकट्ठी कर ली। हाय रे मेरे फूल जैसे हाथ, इस ठंडे पानी में इनका क्या ही हाल हो गया है। चलो आज तो मैं करवा देती हूँ, आप कल से इकट्ठा मत करना। दोनों देवरानी जेठानी बड़े से घर के बड़े से आंगन में अपनी ठंड की कहानियां सुनाते हुए बर्तन साफ करने लगती है। एक दिन शाम को नकुल घर आता है। आ गए जनाब इतनी जल्दी? बोला था डॉक्टर के पास जाना है बच्चों को लेकर। अरे मोहिनी, मैं भूल ही गया। क्या हुआ बच्चों को, तुमने मुझे बताया नहीं बहू? अरे क्या बताती पापा जी, दोनों बच्चे हर रोज सुबह 5 बजे उठकर नहाते हैं और ऊपर से पूरा घर खुला है, फिर बाहर निकलकर खुले हुए खेतों से बाहर तक जाते हैं, इसी कारण इतनी जोर से खांसी जुकाम हो गया है। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो बाजार से मेरे लिए भी ऊनी स्वेटर और जुराबे भी ले आना। इस बार तो लग रहा है कि ठंडी जैसे 2 महीने पहले ही आ गई है। मुझे भी साथ में बाजार ले चलो ना भाभी, मेरा भी ठंड में बर्तन साफ करते करते कपड़े धोते धोते बुरा हाल है। मैं भी अपने लिए कैप और स्वेटर ले आऊंगी। नए घर की पहली ठंड तो दोनों बहुओं को यूं लग रही थी जैसे खुली सड़क पर ठंडा ससुराल। फिर एक दिन, अरे बेटा नकुल मुकुल, तुम दोनों कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। हाँ पापा जी, आपने आवाज लगाई। अरे वो कल शर्मा अंकल आ रहे हैं। शर्मा अंकल, वो अलीगढ़ वाले? हाँ मुकुल बेटा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उनका बेटा रोहित तुम्हारे साथ पढ़ता था जब मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ में हुई थी। चलो इसी बहाने सही शर्मा अंकल की बेटी रेखा की भी जानकारी मिल जाएगी, क्यों नकुल? क्या मम्मी, आप भी ना, तब तो बच्चे थे हम। नकुल चोरी भरी निगाहों से मोहिनी की तरफ देखता है तो मोहिनी भी उसे यूं ही घुर्रा के देख रही थी कि बस आज मिलो तुम कमरे में। मम्मी जी सुनिए ना, पापा जी को कहिए ना, इतनी दूर घर लेकर क्या करेंगे हम। अब मैं क्या बताऊं रानी बहू, अब तुम्हें घर में आए 2 साल होने का आए, इतना तो तुम अपने ससुर को पहचान ही गई होगी। जो उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। उनके आगे मम्मी क्या, माता रानी की भी नहीं जल्दी, क्यों, सही कहा ना मम्मी। और नहीं तो क्या। और फिर इस बार तो घर में ज्यादा शहर उन्हीं का होगा, तो फिर तो अपनी मन की बात तुम सब भूल ही जा। और नहीं तो क्या। और फिर इस बार तो घर में ज्यादा शेयर उन्हीं का होगा, तो फिर तो तुम अपनी मन की बात भूल ही जाओ बेटा। आखिरकार हुआ वही जो प्रभु नाना, जो नरेश जी ने चाहा, और सब पहुंच गए नए घर। और अब यहाँ से शुरू होगी उनकी सही भागम भाग। नरेश जी की ऑफिस रिटायरमेंट पार्टी घर में रखी गई। अरे जीजा जी, घर तो वाकई में लाजवाब बनवाया है आपने। बनवाया नहीं, बनाया है कहिए साली साहिबा। पूरे जीवन की जमा कुंजी लगा दी हमने इस घर में। और तो और घर यहाँ लेने की जिद हमारी थी, आज उसी का रिजल्ट है ये। अब जैसे जैसे लोग नरेश जी को घर की बधाई दे रहे थे, नरेश जी फूले नहीं समा रहे थे और खुद ही अपनी बढ़ाई में कसीदे गढ़े जा रहे थे। अब अगले ही दिन सुबह सुबह नकुल दोनों बच्चों को बस स्टॉप से वापस ला रहा था। दोनों बच्चे रो रहे थे। अरे क्या हुआ, आप बच्चों को वापस क्यों ले आए? अरे भाई बस ही छूट गई, अब कल से इन्हें और जल्दी उठाकर रेडी करना। यहाँ से बस स्टॉप तक जाने में कम से कम 45-50 मिनट तो लगेगा, ये मान कर चलो। हे भगवान, मतलब पहले 9 बजे उठना होता था, अब आज 5 बजे उठे, लेकिन अब मुझे 4 बजे उठना होगा क्या? ये हिसाब किताब तुम जानो, लेकिन पहले की तरह 10 मिनट दूर नहीं है स्टॉप। तभी सुबह सुबह घर में हो रही चिक चिक को सुनकर नरेश जी और सुमन जी भी निकल आते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ नकुल, और ये बच्चा क्यों रो रहा है? अरे पापा, बच्चों की आज स्कूल बस छूट गई, अब कल से जल्दी जाना होगा तभी पॉसिबल है। अरे तो काहे इतना घबरा रहे हो, मैं छोड़ आया करूंगा बच्चों को। हाँ तभी जमेगा पापा, मेरे बस की तो नहीं है रोज जाना। मोहिनी नकुल और नरेश जी के बीच हो रही बातचीत को सुनकर मुंह फुलाकर चली जाती है। अब मोहिनी जोर जोर से रसोई में बर्तन पटक रही थी। तभी देवरानी रानी भी वहां आ जाती है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों परेशान हो? बस कुछ न पूछो, यहाँ हालत बड़ी खराब है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तभी सुमन जी भी सुबह की तीसरी चाय की फरमाइश लिए रसोई में आती है। लो, मम्मी जी भी आ गई, अब मेरी एनर्जी 2 बार खर्च नहीं होगी। मतलब क्या कहना चाहती हो रानी बहू? अब आप मुझे रानी नहीं बल्कि नौकरानी बहू कहा करो। अरे मेरी हालत तो देखो क्या हो गई है। जिठानी जी को रसोई दे दी और मुझे झाड़ू पोछा। इतना बड़ा घर है कि संभाले नहीं संभल रहा है। हाँ देवरानी जी, सबको दूसरे की थाली का लड्डू ही बड़ा लगता है, तुम चाहो तो मेरा काम ले लो।
कल से 4 बजे जागना है। आ जाओ, संभालो मेरा काम। ये सुनकर रानी को करंट लग गया। नहीं 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 भाभी जी, आप अपना काम संभालो, मैं झाड़ू पोछे में ही खुश हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों परेशान ना हो। मैं आज ही आस पड़ोस में बात करती हूँ, कोई अच्छी सी काम वाली देखकर लगवा देती हूँ, जिससे तुम दोनों अकेले बस रसोई संभालो, बाकी सफाई ना बाई आकर कर लेगी। ये सुनकर दोनों बहुएं ऐसे खुश हो गई जैसे उन्हें उनकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी खुशी बस पल दो पल की है। तब तक इन दोनों की खुशी बनी रहने देते हैं और हम चलते हैं देखने घर के बाकी लोग कहाँ व्यस्त हैं। सुमन जी, यहाँ ठंड मुझे ज्यादा ही लग रही है, या फिर आपको भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है? अरे सबकी हालत खराब है। मुकुल भी कल कह रहा था जो रजाई जनवरी में उड़ते हैं वो उसे अभी नवंबर में निकाल कर दे दो। अच्छा जी, ऐसी बात है। ऐसी बात क्यों नहीं होगी भला पापा जी, आखिर हमारा ये घर खेतों के बीचों बीच जो है। अच्छा चलो कोई ना, लेकिन ठंडी ही सही, लेकिन हवा शुद्ध तो है। हाँ भाई हाँ, चलो बहुत हो गई बातें। अब सब खाना खा लो, खाना खाने का टाइम हो रहा है, फिर बहू को भी रात हो जाती है। इधर रसोई में खड़ी मोहिनी अलग भुनभुना रही थी। नहीं नहीं, तुम सबको क्या है, बैंड तो मेरी बजी पड़ी है ना, सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने लग जा। अच्छा दीदी, आपकी बैंड बजी पड़ी है और मेरा सोचो जरा, सासू माँ को कहे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन न तो बाई आई, ना ही बाई के बारे में दोबारा घर में बात हुई। हाँ, तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली है रानी बहू। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो आसपास कोई घर भी नहीं है, इसलिए आज शाम को मैं आगे हाईवे के नुक्कड़ वाली दुकान पर जाकर पूछूंगी, अगर वो कोई भाई के बारे में बता दे तो। और बड़ी बहू तुम, वाह आज खुशबू तो बढ़िया आ रही है बहुरिया। हाँ माँ जी, आज हम पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बनाए हैं। पेठे की सब्जी? पेठे की सब्जी, वाह पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी यादें? कौन सी पुरानी यादें अम्मा? आपको किसी सब्जी पर इतना हंसते हमने पहली बार देखा है। हाँ अम्मा, अब तो हमें भी उत्सुकता हो रही है ये जानने की, आखिर इस पेठे की सब्जी में ऐसा क्या है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? किंजल, अम्मा नहीं पापा भी देखो कैसे हंसे जा रहे हैं। पेठे की सब्जी ने तो हमारी जिंदगी में ऐसा बवाल मचाया था कि पूछो मत। हाँ तो बताइए ना माँ जी, आखिर ऐसा क्या है पेठे की सब्जी से जुड़ा आपका मजेदार सा किस्सा? क्या कहते हैं मिश्रा जी, बता दे बच्चों को आपकी अम्मा के किस्से और उनकी पेठे से जुड़ी यादें। अब बात निकली है तो बता दीजिए मिसेस मिश्रा। माँ जी बताइए ना। बताते हैं। हम जब इस घर में ब्याह करके आए थे ना, तब हम किंजल की उम्र के थे। मतलब कि 23 के? तब हम यहाँ शहर में नहीं, तुम्हारे पापा के गांव बसंतपुर में रहा करते थे, उनकी अम्मा बाऊजी यानी हमारे सास ससुर के साथ। जैसे मिश्रा परिवार में पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बनी थी, उसके साथ ही सुमन ने उन्हें अपने जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव को बताना शुरू कर दिया। शांता, बहुरिया तो बड़ी सुंदर लेकर आई हो तुम, सच में। हाँ, लेकिन हमारा संतोष भी किसी से कम नहीं है, हीरो लगता है, हीरो। हाँ वो तो है। बहुरिया खाना बनाना आता है ना? अरे सुमन बहुरिया, ये हमारी पड़ोसन भी है और हमारी पक्की सहेली भी, इसे अपनी दूसरी सास ही समझो। जी अम्मा, जानकी अम्मा हम सब कुछ बना लेते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारी रंगोली बहू तो कुछ ज्यादा सीख कर आई नहीं थी मायके से। क्या कह रही अम्मा? हम तो कह रहे थे हमारी बहू तो सब कुछ जाने हैं, जो सब्जी बोलो फटाक से बना देते। अच्छा, हम तो कुछ और ही सुने थे आपको कहते हुए, कुछ ऐसा कि मायके से कछु नहीं सीखा हमने। सुमन तुम जानती हो, हमारे मायके में हम 10 तरह की सब्जी बना लेते हैं। यहाँ अम्मा ने टिंडे और आलू के अलावा और कुछ खिलाया ही नहीं था। इसलिए कहते हैं जो तुम्हें आता हो वो तुम यहाँ अच्छे से बना लो, कोई कछु नहीं कहेगा। जी भाभी। अरे भाभी बोलने की जरूरत ना है, तुम जी के आ सकती हो। नए घर में शादी के बाद अगर आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपको समझता हो, तो फिर जीवन कुछ आसान लगने लगता है, नहीं? सुमन की नई शादी के बाद रंगोली ने उसके जीवन में उस कमी को पूरा कर दिया, लेकिन सास की कमी शांता ने कभी नहीं होने दी। सुमन बहुरिया, ये कटहल की सब्जी में हमें मसाले कछु कम लग रहे हैं, अगली बार बनाओ तो जरा ध्यान से बनाना। अरे कहाँ कुछ कमी है, कमी तुम्हारी जुबान में।
जब देखो हर चीज में नुक्स निकालने की आदत जो पड़ गई है। अरे हम सास है उसकी, उसे उसकी गलती बताना हमारा फर्ज है। हाँ, लेकिन गलती होनी भी तो चाहिए पहले, कि नहीं बस सास बनती फिरती हो। बहुरिया के आने के बाद आप कुछ ज्यादा ही नहीं ताने कस रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम भी वही कर रही हो। सही तो कह रहे बाबूजी। अम्मा, कटहल की सब्जी इतनी स्वाद है कि हम तो 2 कटोरी खा गए। भाभी, आप अम्मा की बात मत सुनिए, खाना बहुत ही बढ़िया बना है। सब्जी वाकई में स्वाद बनी है। लो, अब तो आपके मिश्रा जी ने भी कह दिया भाभी, और क्या चाहिए। हाँ, बड़े आए तारीफ करते रहते हैं। अरे नहीं, बहू की इतनी तारीफ करेंगे तो वो हमारे सर पर चढ़ कर बैठ जाएगी। शांता जब तक सुमन के काम में कमी ना निकाल ले तब तक शायद उसका खाना हजम नहीं होता था। क्या हुआ शांता, आज तेरा चेहरा बड़ा ही उतरा उतरा सा लग रहा है। अरे अब क्या ही कहे, हमारे घर वाले पगला से गए हैं जब से बहुरी आई है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे गोबर भी बनावे हैं तो सब वाह वाह कहे। इतने सालों तक हमने इतनी मेहनत से सब्जियां बनाई, हमें तो कभी प्यार के 2 शब्द भी नहीं कहे, और इसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अरे यही तो होता है। तुझे क्या लगता है हमारी रंगोली हमारे सर यूं ही चढ़ रही है क्या? घर वालों ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। रंगोली तो चढ़ गई सर, लेकिन हम सुमन को ऐसा नहीं करने देंगे। हमने तो अभी से कमर कस रखी है। बस यही करते रहना, तभी बहू हाथ में रहेगी। इतिहास गवाह है कि सास कभी बहू की तारीफ से खुश नहीं हुई है। बस अगले दिन से शांता ने भी सुमन पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार सुमन ने एक भारी गलती कर दी, और वो गलती थी पेठे की सब्जी। आज दोपहर में कौन सी सब्जी बनानी है, तुमने हमसे पूछा नहीं बहुरिया। अम्मा, कल हम बाजार से पेठा लेकर आए थे तो हमने आज पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बना दी है। क्या पेठे की सब्जी बना दी? हमसे पूछा भी नहीं कि आज क्या बनाना है। वो हमें लगा कि पेठे की खट्टी मीठी सब्जी तो सबको पसंद ही होगी इस घर में, तो हमने बना दी। अच्छा, अभी से ये हमारी रसोई को अपना बनाना चाहती है। अब इसने हमसे पूछना भी बंद कर दिया है। क्या हुआ अम्मा, हमसे कोई गलती हो गई का? अरे हमको पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। अरे तो तुमको ध्यान रखना चाहिए था ना किशन। अरे क्या हो गया? अरे कछु नहीं अम्मा, हमारी वो गाय थी ना तुलसी, आज खेतों से चलते चलते कहीं चली गई है। हाय राम, तुलसी गायब हो गई। बहुरिया देख, आज मंगलवार के दिन तुमने पेठे की सब्जी बनाई ना, इसलिए सब अपशगुन हो रहा है। माँ जी, हमें नहीं पता था कि इस घर में मंगलवार को पेठे की सब्जी नहीं बनाई जाती है। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन सब्जी बनाने से पहले हमसे पूछा भी नहीं, इसीलिए सब हो रहा है। ये नियम कब से है? हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे घर के मर्दों को कछु पता होता है क्या कभी? ये तो हम औरतें हैं जो घर के नियम को, घर को बुरी नजर से बचाए रखती है। लेकिन अब देखो, बहुरिया ने आकर उसे भी बर्बाद कर दिया। हमें पता नहीं था कि इस घर में मंगलवार को पेठे की सब्जी बनाने से अपशगुन होता है अम्मा। अरे कोई बात नहीं भाभी, पेठे की सब्जी खुद अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी इस घर में बनती है तो अम्मा 2-3 कटोरी ऐसी ही खा जाती है। लेकिन अब तो पेठे की सब्जी से अपशगुन हो गया। अब हमें नहीं लगता कि हम खा पाएंगे पेठे की सब्जी। क्या हो रहा है भाई? अब लोग यहाँ आंगन में बहस का कर रहे हैं। अरे बहू ने अपशगुन कर दिया। सुमन ने क्या किया? दूध फट गया क्या? अरे नहीं, उससे भी बड़ा अपशगुन हो गया। क्या हुआ भाई, कांच टूट गया क्या उससे? अरे उससे भी बड़ा कछु हुआ है। उससे बड़ा क्या हो गया अब? अरे पेठे की सब्जी बना दी बहुरिया ने, अब देखना क्या क्या अनर्थ होता है इस घर में। क्या पेठे की सब्जी? उससे क्या अनर्थ और अपशगुन होगा अम्मा? क्या आप भी कहा सुमन को डरा रही हैं? अरे हमरे खेत की तुलसी गैया गायब हो गई, बताओ अपशगुन की शुरुआत तो हो गई। अरे वो गाय है, उसका पेठे की सब्जी से क्या लेना देना? वो तो ठहरी जानवर कहीं चली गई होगी। ठीक है, मत मानो हमारी बात को। अब देखना कितने अपशगुन होते हैं इस घर में। हम तो नहीं खाने वाले भाई पेठे की सब्जी। सुमन के बिना पूछे पेठे की सब्जी बनाने पर शांता ने घर में बवाल खड़ा कर दिया और उसने पेठे की सब्जी भी नहीं खाई। हाय राम, देखा, हमने कहा था कि अपशगुन चालू हो गए हैं। इस घर में अभी ने कोई नहीं रोक सकता। अरे वो तो बस हमारे हाथ से छूट गई बाल्टी। सब पेठे की सब्जी बनाने की वजह से हो रहा है। अरे अब आजकल की बहुएं कहाँ मानती है बड़ों की बातें शांता। लेकिन सुमन बहू, तुमने ये सही नहीं किया, पेठे की सब्जी मुझे नहीं खिलाई। क्या? अरे मेरा मतलब है पेठे की सब्जी काहे बनाई? अब देखो कितना पानी बर्बाद हो गया।
अरे ये तो अभी शुरुआत है जानकी, देखना मंगलवार को इसने पेठे की सब्जी बनाई, अभी तो बहुत अनिष्ट होना बाकी है। अम्मा ऐसा ना कहिए, हम कभी नहीं चाहते कि इस घर में कभी कुछ अनिष्ट हो। लेकिन फिर भी कर तो दी ना, अब देखती जाओ सास से बिना पूछे पेठी की सब्जी बनाने का नतीजा। ये देखो क्या हो गया। क्या हो गया जानकी अम्मा, आपको कहीं लगी क्या? देखो हमरा बिस्कुट चाय में डूब गया। देखा इस घर में अनिष्ट होना चालू हो गया है। शांता सही कह रही है। बिस्कुट? हाँ जाओ अब दूसरा ले आओ। मंगलवार के सुमन ने पेठे की सब्जी क्या बना दी, जैसे घर में भूचाल सा आ गया। अब हर पल सुमन को भी डर सा लगा रहता, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए जिसकी वजह ये पेठे की सब्जी हो। सुबह के 6 बज रहे हैं। हाय मैं मर ही गई समझो। ये अम्मा कहा ऐसे चीख रही है? कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम ये अपराध कभी सहन नहीं कर पाएंगे। हमें बचा लेना इस अपराध से। क्या हो गया अम्मा, काहे चीख रही हैं? अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम तो नहाने गई थी ना, कहीं फिसल विसल तो नहीं गई? अम्मा आपको चोट लगी हो तो दवाखाने चलते हैं, चलिए। हाँ अम्मा, चोट को यूं ज्यादा देर तक छुपाना ठीक नहीं है, चलिए। अरे हम फिसले नहीं है, लेकिन देखो ये अपशगुन जो हो गया। हम नहाने गए और तब देखा तो ठंडा ठंडा पानी आने लगा नल से। हाय भगवान, अम्मा सुबह के 6 बज रहे हैं, ये क्या बात है? नल में पानी ठंडा आ रहा है, पानी तो ठंडा ही आएगा ना, इसमें अपशगुन क्या हो गया अब? अम्मा हम तो डर ही गए थे कि आपको कहीं कुछ हो ना गया हो। हाँ, हमारी तो जान ही निकल गई थी। अरे तो हमारी जान जाते जाते बची है, ठंडे पानी से हमें अटैक आ जाता तो कभी सोचा है? तब ही कह रहे हैं ये मंगलवार को पेठे की सब्जी नहीं बनानी थी। चलो भाई चलो, सुबह सुबह ये तमाशा हमसे सहन नहीं हो रहा। अब काम पर भी जाना है हमको। हाँ, और अम्मा अगली बार से ना पानी को गर्म करके नहाया करो। पेठे की सब्जी हम... एक पल के लिए तो सुमन की जान ही निकल गई, ये सोचकर कि शायद सच में उसकी सास को कुछ हो ना गया हो। लेकिन शांता कहाँ हार मानने वालों में से थी। उसने पेठे की सब्जी को गले से पकड़ रखा था। अम्मा आज क्या बनाना है? क्यों, आज भी बिना पूछे बना देती कुछ भी। अम्मा आप जाने भी दीजिए ना, पेठे की सब्जी को हम तो इसलिए बनाए थे कि सबको बहुत पसंद है, बस। अरे कैसे जाने दे, आज सुबह देखा नहीं कि कितना बड़ा अपशगुन हो गया था, हम मरते मरते बचे हैं। हाय राम, क्या कहा? मरते मरते बच गई शांता। सुमन बहू, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक ही तो सास है तुम्हारी, उसे भी मारना चाहती हो। अरे क्या कह रही हैं जानकी अम्मा, हम कहाँ अम्मा को मारना चाहते हैं। देखो जब से इस घर में पेठे की सब्जी बनी है तब से कितनी मुरझा गई है। अरे छोड़ो जानकी, बहुरिया को कुछ भी कहने से क्या ही फायदा है, अब उसे कहाँ पड़ी है इस घर की। हाँ, अब तुम्हारी बात भी सही है। उसे तो बस अपनी मनमानी करनी थी, सो कर दी। अब उसका अंजाम चाहे कुछ भी हो। अम्मा ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमने गलती की है तो आज के बाद हम ना कभी खुद पेठे की सब्जी खाएंगे, ना ही आपको कभी पेठे की सब्जी खाने देंगे, ये हम वचन लेते हैं। क्या हो गया कल्याण? जिस पेठे की सब्जी के लिए शांता ने जानकी को इतना सुनाया था, अब वो शांता के नसीब में भी नहीं थी। अब जब जब पेठे की सब्जी बनती तब तब बाकी सब तो कटोरी भर कर खाते, लेकिन शांता वो तो बस पेठे की सब्जी को देखकर मन को ललचाती रहती। भाभी वो सच कह रहे हैं कि ये पेठे की सब्जी और पूरी इतना गजब लग रहा है कि हम इस पर करोड़ों लुटा सकते हैं। अरे हम तो 1 कटोरी और लेंगे समझी, हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अगली बार से थोड़ी ज्यादा बनाना बहू ये सब्जी। खट्टी मेथी से पेठे की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पूरियां। बदकिस्मती है जो ये सब्जी पूरी नहीं खा पा रहा है। आपको और चाहिए कि बाबूजी? ये लीजिए, वैसे भी माँ जी और मैं तो नहीं खा रहे हैं, आप ले लीजिए। अरे तो हमरे लिए केवल पूरी बनाई है का? सब्जी के बिना खाए हम पूरी? अरे अम्मा आपके लिए बैंगन बनाए हैं, ये लीजिए। बैंगन? पेठे की मसालेदार सब्जी के आगे ये बैंगन चांद के ऊपर काले धब्बे के समान है। अब अम्मा को पेठे की सब्जी ही अपशगुन लग रही है तो हम दोनों नहीं खाएंगे। हमें तो वैसे ही कम पसंद है पेठा। पर पहले की शांता को तो बेहद ही पसंद था, इतना कि 2 कटोरी चट करे बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन अब क्या करे, अपशगुन ही तो है।
पेठे की सब्जी के आगे बैंगन कौन ही खाता है। एक तो इसकी सुगंध से हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अम्मा खाइए ना बैंगन, क्या हुआ? अरे कछु नहीं खा रहे हैं। शांता ने शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब जब जब पेठे की सब्जी घर में बनती तब तब उसे पेठे की सब्जी से दूर रहना पड़ता, लेकिन आज सालों बाद शांता से रहा नहीं जा रहा था। भाभी आज पेठे की मसाला तरी वाली सब्जी क्या बनी है सच में। हाँ भाभी, हम इस घर में शादी किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आपकी जैसी सब्जी हमारी नहीं बनती। हम तो एक रोटी और लेंगे। हाँ लीजिए ना बाबूजी। अम्मा वहाँ रसोई में क्या कर रही हैं? शांता ही है, वो वहाँ क्या कर रही है? शायद कुछ खा रही है, चलिए देखते हैं। शांता रसोई में खड़ी पेठे की सब्जी खा रही थी, जिसे सब लोग देख लेते हैं, और जब वो हड़बड़ी में जाने लगती है तो उसका पैर मुड़ जाता है। देखो हो गया आप शगुन। माँ जी, आप काहे खाई थी पेठे की सब्जी? देखो पेठे की सब्जी खाई और आपका पैर मुड़ गया। अरे चुप करो सब लोग, कुछ पेठे की सब्जी की वजह से नहीं हुआ। हम तो हर बार ही खाते हैं रसोई में जब भी बनती है, आज बस पैर मुड़ा है। अम्मा आज आपका राज सबके सामने आ ही गया। आप हर बार रसोई से चुरा कर पेठे की सब्जी खाती थी। अरे वो तो हम तो समझने लगते हैं। इसका मतलब अम्मा को पता था कि पेठे की सब्जी से कोई अपशगुन नहीं होता। हाँ, उन्होंने बस मम्मी को परेशान करने के लिए कह दिया था। और आपने इसकी वजह से कितने सालों तक पेठे की सब्जी नहीं खाई मम्मी? वैसे सुमन आज भी पेठे की सब्जी नहीं खाती क्योंकि अम्मा ने कहा था। लेकिन अब तो अम्मा भी नहीं है मम्मी, अब इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि हम मानते हैं कि बड़े कुछ भी यूं ही नहीं कहते, हम बड़ों की बात का अनादर नहीं करते। तभी तो सुमन बहू आप बहू नंबर 1 है और सास नंबर 1 भी। हाँ, आज से तुम्हारा भी पेठे की सब्जी खाना बंद बहुरिया। ओहो मेरी जान, क्या तुम भी हमेशा नखरे करती रहती हो? अरे जिद छोड़ो, चलो भी। नहीं, मैं इतनी आसानी से क्यों मानूंगी? तुम हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो क्या हुआ? हे भगवान, एक तो मुझे ये नहीं पता कि साल में कितनी बार हमारी एनिवर्सरी आती है। कभी पहली बार मिले थे उसकी तारीख याद करो, पहली बार रिलेशन में आए थे उसकी तारीख याद करो, पहली बार मोमोज खाए थे उसकी तारीख याद करो। कितनी तारीख याद करूं मैं? तारीख 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 करता रहता हूँ बस। इतनी तारीखें तो हिस्ट्री में भी नहीं होगी। तुमने कुछ नहीं कहा अभी भी। धीरे से क्यों बोलते हो? हिम्मत है तो जोर से बोलकर दिखाओ ना। अच्छा चलो, तुम्हें पता है मॉल में सेल लगी है, हम अभी शॉपिंग करके आते हैं। तुम्हें क्या लगता है मामूली सी शॉपिंग से मैं मान जाऊंगी? इतना कहते ही पायल गाड़ी में बैठ जाती है। अब चलो गाड़ी जल्दी चलाओ। वो तो तुम कह रहे हो बस इसीलिए शॉपिंग पे जा रही हो, वरना मेरा शॉपिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ना ही मैं इतनी आसानी से मानूंगी। हाँ बिल्कुल मैडम, चलो फिलहाल चलते हैं, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं और शॉपिंग करने के बाद वापस घर आते हैं। दोनों ही रोहन के घर गए। नमस्ते अंकल आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? रोहन ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? नहीं अंकल जी, ऐसे कैसे परेशान करेगा मुझे? सही बात है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ। अच्छा मम्मी पापा आप दोनों हमें बताइए, इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा, गांव से तुम्हारे दादा दादी आ रहे हैं। क्या कहा? कब? हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो ठीक है ना, फिर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आप लोगों ने इतनी हड़बड़ाहट में क्यों बुलाया था फिर हमें? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो दोनों तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार आएंगे तो तुम्हारी शादी करवा कर ही वापस जाएंगे। पिछली बार उन्हें इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिल पाया था। तुम तो जानते हो, तुम्हारे ताऊजी की वजह से उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा था। रोहन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन आप दोनों को पता है ना मुझे पायल से ही शादी करनी है, तो कहीं और रिश्ता कैसे तय हो सकता मेरा? अब तुम तो जानते हो, आखिरी फैसला तुम्हारे दादी और दादाजी का ही चलेगा। बेटा, उन्हें जो लड़की पसंद आएगी उसी के हिसाब से सब होगा। अब इसमें हम ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मम्मी पापा आप दोनों ऐसे पीछे नहीं हट सकते अब। अंकल आंटी जी, अब इस तरह हमें मुसीबत में अकेला मत छोड़िए। आप जानते हैं हमारा कितना पुराना रिलेशनशिप है और हम एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। अरे भैया आराम से बैठो, इस बारे में सोचते हैं कुछ। सभी सोफे पर बैठकर तरकीब ढूंढने लगते हैं। तभी सुमन को एक आइडिया आता है। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ ना मम्मी जल्दी से, क्या आइडिया है? क्यों ना हम ऐसा करें कि उन्हें गांव की एक लड़की से मिलवा दे। आंटी जी अब कैसी बात कर रहे हैं? अगर दादाजी दादी जी ने उस लड़की को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा ना।
अरे बेटा चिंता मत करो, वो लड़की कोई और नहीं तुम ही होगी। लेकिन उससे क्या होगा मम्मी? पायल एक गांव की लड़की, ये कैसे पॉसिबल है? मैं समझ गया। इससे ऐसा होगा कि हम उन्हें कह देंगे कि हमने कुछ दिन पहले एक लड़की को पसंद कर लिया है, फिर हम उन्हें ये लड़की दिखाएंगे जो होगी पायल। हाँ, पायल बिल्कुल गांव की लड़कियों की तरह उनके सामने बिहेव करेगी, बिल्कुल गांव की लड़कियों की तरह तहजीब से बोलना, घर के सारे काम अच्छे से करना, सब कुछ गांव की तरह देसी तरीके से होगा। कुल मिलाकर दादा दादी के ऊपर इतना तगड़ा इंप्रेशन छोड़ना है कि वो इम्प्रेस हो जाए। ओ मम्मी क्या बात है, क्या गजब आइडिया निकाला है आपने। इस तरह दादा दादी पायल के लिए मान जाएंगे। बिल्कुल, है ना मस्त। अब बस पायल बेटा, तुम्हारे पास हफ्ता 10 दिन बचा है। तुम गांव की लड़की बनने की अच्छे से प्रैक्टिस करना और उन्हें इम्प्रेस कर देना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इस कदर इम्प्रेस कर दूंगी कि वो उसी दिन मेरी शादी करवा देंगे। बेटा ऐसे इम्प्रेस करना कि रोहन से शादी करवाए, किसी और से नहीं, क्योंकि अब सब तुम्हारे हाथों में है। जी अंकल जी चिंता मत कीजिए। तो कुछ इस तरह सभी का प्लान शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ पायल की गांव की लड़कियों की तरह साड़ी पहनना भी सीख लेती है। अरे यार साड़ी पहनना कितना मुश्किल काम है। मुझे तो घर के काम भी अच्छे से नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब करके रहूंगी। घर के काम करने में बड़ा पीएचडी करनी है, एक बार देखूंगी तो सब सीख जाऊंगी। शाम को पायल घर में बर्तन साफ कर रही थी। ये देखकर उसकी मम्मी भी शॉक्ड हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने कौन सा चमत्कार देख लिया? क्या तुम सच में मेरी ही बेटी हो? कहीं तुम मेरी बेटी के रूप में कोई एलियन तो नहीं हो? मम्मी बस करो ना, इतना भी नहीं हो रहा। मुझे अभी आप काम पर फोकस करने दो। मुझे एक हफ्ते में सारा काम सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया रोहन के घर वालों ने तुमसे? देखो, इस तरह की कोई भी जबरदस्ती हम नहीं झेलेंगे। तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो सब तो मेरी ही टीम में है। बात कुछ और है। क्या बात है, बताओ भाई मुझे भी। पायल शीला को सारी बात बताती है। ओहो, तो ऐसा है। कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सब करना, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सब इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मम्मी बड़ी बात क्यों नहीं है? मेरे और रोहन के फ्यूचर का सवाल है। मैं ऐसे ही सब खराब होने नहीं दे सकती, मैं सब ठीक करके रहूंगी। पायल पूरे जोश में थी और वो ऑनलाइन गांव के बारे में जितना सीख सकती थी उसे सीखने की कोशिश की। इस तरह समय गुजरता है और आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ जाता है। गांव से विमला और महेश दोनों आ जाते हैं। रमेश और सभी उनके पैर छूते हैं। प्रणाम दादी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, बताओ कैसे हो? सब खैरियत? जी पिताजी, सब बिल्कुल ठीक है। अब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और चाय नाश्ता बनाकर लाती है। उसके बाद सभी चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। और रोहन बेटा बताओ, कंपनी में सब सही चल रहा है ना, काम धंधा? जी दादाजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब अच्छा ही चल रहा है तब और अच्छा कर लो जिंदगी को। अरे बूढ़ा होता जा रहा है, शादी कर ले। आखिर कब करेगा शादी? अरे दादी माँ, इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर ही लेंगे, अभी क्या परेशानी है। तो हमने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद। अरे रुकिए दादाजी। रोहन महेश की बात को बीच में ही काट देता है और हड़बड़ाहट में कहता है, मैं ना आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहता है भाई? कोई बहुत खास है दादाजी, आप बस थोड़ा इंतजार करिए, शाम को मैं उससे आपको मिलवा दूंगा। शाम को पायल लहंगा चोली पहन कर आती है। उसका ये रूप देखकर सभी दंग रह गए थे। वो सबसे पहले महेश और विमला के पास जाती है और हाथ जोड़कर उन्हें नमन करती है। राम राम दादाजी, राम राम दादी जी, मखा के हाल चाल आप दोनों के। उसकी अलग भाषा सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। दादाजी, ये पायल है, गांव की देसी छोरी है। हमें पायल बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी लड़की है, इसे घर के सारे काम भी आते हैं। बस बेटा, पटरी रोको, बाकी हम खुद देख लेंगे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। तो हमने क्या करना है? अरे बेटा, ये कौन सी भाषा बोल रही हो तुम? अरे दादाजी, मैं गांव की छोरी सो, मन गांव की ए भाषा आवे है, थारे भाषा समझ में ना आए के? अच्छा बेटा, कौन से गांव की हो तुम?
एक बार को पायल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने गांव की बोली और पहनावा तो पहन लिया था, लेकिन कौन से गांव का? मैं हरियाणा के एक गांव की सू, या न्यू कह लो अक मैं हरियाणा ते आई हूँ। वहाँ के लोग तो बड़े भोले होते हैं। चलो अच्छा है। हाँ बिल्कुल वही तो, मन ने तो पहला एक ही थी। पायल की टोन जरा सख्त हो गई थी, जिसे सुनकर सभी को बड़ा अजीब लग रहा था। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं पायल की झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए सुमन बीच में ही पायल को टोकती है। अरे पायल बेटा रुको। सुमन उसे आंख मारते हुए मुंह से चुप रहने का इशारा करती है। अरे आंटी यो के इशारा करो सौंप। इशारे? कैसे इशारे हो रहे हैं यहाँ? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने कोई इशारा नहीं किया। हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? बस हमें फंसवा ना दे। और बताओ फिर के हाल चाल है? पायल सारी बातें थोड़ा लाउड टोन में कर रही थी, जिसकी वजह से सुमन को डर लग रहा था कि कहीं महेश और विमला उसे पहले से ही घर से ना निकाल दे। इसलिए सुमन फिर से पायल को टोकती है। अरे पायल बेटा तुम क्या कर रही हो? आंटी जी अब तक तो मैंने कुछ ना कर, इब कर सकूं ना। बस एक बार बता दो क्या करना है, मैं गाँव की छोरी सुन, कुछ भी कर सकूं सुन। ओहो, तुम गाँव की छोरी हो, कुछ भी कर सको तो ठीक है बेटा। एक बार फिर से सोच लो बेटा, तुम कुछ भी कर सकती हो ना। अरे हाँ बिल्कुल दादी जी, फिक्र नॉट। बस फिर पायल ने ऐसा कहा कि अब उसकी रेल बनना शुरू हो गई। सबसे पहले उसे खाना बनाने का ऑर्डर मिला, साथ ही बिल्कुल देसी खाना, जैसे मकई और बाजरे की रोटी, उसके साथ हरा साग, साथ ही उसे सिलबट्टे पर चटनी भी पीसनी थी। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। गांव की देसी छोरी बनना तो बहुत मुश्किल है। आए मेरे तो हाथों में दर्द होना शुरू हो गया। तभी वहाँ सुमन आती है। अरे आंटी जी बचा लो मुझे बाजरे की और मकई की रोटी बनानी नहीं आती, आज से पहले कभी नहीं बनाई। ऊपर से इस लहंगे चोली को पहनकर काम करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे लहंगा चोली पहनने के लिए किसने कहा था? मैंने ऑनलाइन देखा था कि गांव में इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अरे बेटा, गांव का मतलब ये नहीं होता कि पुराने जमाने के कपड़े पहनने हैं। गांव में बस देसी खान पान और संस्कार होते हैं, लेकिन आजकल तो गांव में भी ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। मैं क्या करूँ आंटी जी? तुझे सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना होगा। जैसे गेहूं की रोटी बनती है ना, बस वही सोचकर बाजरे की रोटी बना देना। अब मैं चलती हूँ, ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। जैसे फोन में बाकी सब भाषा भी सीखी है ना, ऐसे ही रोटी बनाना भी सीख ले। ये कौन सी बड़ी बात है। ले फोन में चला देती हूँ। चटनी पीसने के बाद पायल बड़ी मुश्किल से परेशान होते हुए सबके लिए बाजरे और मक्के की रोटी बनाती है। रोटी का हाथ तो जलकर कोयले जैसा हो गया था। अरे बेटा, ये रोटी है या कोयला? अब दादी जी, बाजरे मक्की की रोटी तो सख्त है होवे ना, बस जाता है। अरे इतनी भी सख्त नहीं होती कि किसी के खाने पर उसके दांत ही तोड़ दे। वो तो शुक्र है पहले ही मेरे सारे दांत टूट गए, वरना ऐसी रोटी खाकर एक भी दांत बचने वाला नहीं था मेरा। बेटा, इसके साथ मक्खन तो है नहीं, खाने का मजा नहीं आएगा। एक काम करना, कल से तुम मक्खन भी निकाल लेना, फिर खाने का मजा दो गुना हो जाएगा। हाँ, कल से तुम्हें और भी बहुत सारे काम करने हैं। इस तरह पहले ही दिन पायल से बहुत सारा काम करवाया जाता है और वो अपने घर जाते ही बेड पर लेट जाती है। भगवान, आज तो मेरी कमर टूट गई। ये सब नाटक करना कितना मुश्किल है। कल देखते हैं क्या होगा। अगले दिन पायल साड़ी पहनकर जाती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ धन्यवाद दादी जी। अच्छा तो आज की करना है मन्ने? अब बेटा तुम यहाँ आ गई हो तो जरा मक्खन निकाल दो, उसके बाद एक और काम करना। क्या काम दादी जी? अरे बेटा, पहले मक्खन तो निकाल कर लाओ, फिर बताती हूँ।
अब पायल को मक्खन निकालना तो आता नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके बड़ी स्ट्रगल करने के बाद वो मक्खन निकाल लेती है। बेचारी काफी थक जाती है, लेकिन वापस हॉल में आती है। अब क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, जरा हमारे पैर दबा दे। अब तू तो गांव की छोरी से, तुझे तो इन सब की आदत होनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत घनी आदत से। अब पायल पहले 2 घंटे तक विमला के पैर दबाती है, उसके बाद अब अपने दादाजी के पैर भी दबा दे। फिर वो महेश के पैर दबाती है। पायल थककर इतनी चूर हो गई थी। अब अगले कुछ दिनों तक पायल का ये रूटीन बन गया, जो महेश और विमला उसे करने को कहते उसे करना पड़ता। एक दिन जब वो ऊपर छत पर जाती है, तब रोहन, क्या बात है, इस तरह साइड में क्यों बुलाया? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझे नहीं होता ये गाँव की छोरी बनने का काम। कितना मुश्किल है दादा दादी को पटाना, मुझसे और नहीं होने वाला। लेकिन देखो जान, हमें करना तो होगा ही, बस कुछ दिन की बात और है, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत और कर लो ना। सारी मेहनत मैं कर रही हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तुम्हें पता है घर का इतना सारा काम करने के बाद 2-4 घंटे पैर दबाने पड़ते हैं। अभी तो मुझे दादी जी के सिर की चंपी भी करनी है। पता है सिर की चंपी 1-2 घंटे तक करनी पड़ती है। मेरे हाथ में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मम्मी। अब ओके, मैं समझ सकता हूँ। देखो बस कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो प्लीज। पायल वापस नीचे आती है, जहाँ विमला तेल की कटोरी लिए उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। सच में तू न सिर की मालिश बहुत अच्छी करती है। आजा मेरे सिर की चमटी कर दे। जी अभी कर देती हूँ। अरे बेटा तूने तो शुद्ध हिंदी बोली आज। है ना मन ने कद बोली। लगता है हमारे साथ रहकर तुझे भी शुद्ध हिंदी बोलने की थोड़ी आदत सी हो गई है। तू भी जल्दी ही सीख जाएगी। हाँ। अब पायल अगले 1 घंटे तक विमला के सिर की चंपी करती है। पायल के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी और करती भी क्या। ये नाटक कुछ दिन चला। एक दिन पायल फिर से उनके घर आती है, तब सभी हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, सब इतने सीरियस क्यों बैठे हो? बेटा हमने रोहन के लिए एक लड़की पसंद की है, हम तुम्हें उस लड़की की फोटो दिखाना चाहते हैं। क्या? हम यहाँ रोहन बेटे की शादी करवाने ही तो आए थे। लेकिन दादाजी। लेकिन क्या बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? वो ये कि अरे साफ साफ बोलो ना दादाजी, क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? क्या मेरी और रोहन की शादी नहीं हो सकती? नहीं बेटा माफ करना, लेकिन गांव की देसी लड़की रोहन बेटे के लिए ठीक नहीं रहेगी। हमें एक लड़की बहुत पसंद आई है और वो हमें पहले से ही पसंद है, पर इसने हमारी बात सुनी ही नहीं और तुमसे मिलवा दिया। अगर इसने पहले पूरी बात सुन ली होती तो इतना कुछ ना होता। ये बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गया। तुम चिंता मत करो, तुम भी बैठ जाओ। उस लड़की के माता पिता बस यहाँ आने ही वाले हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान से है। बेटा तुम भी उस लड़की को देख कर जाना और बताना कैसी लगी। ठीक है दादाजी। तभी वहाँ पायल के मम्मी पापा आते हैं। प्रणाम अंकल जी, आंटी जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, आओ बैठो। मम्मी पापा? हाँ बेटा, हम भी लड़की को देखने आए हैं। सभी आराम से बैठ जाते हैं। अब लड़की की फोटो ही दिखा दीजिए जिसे हमने रोहन के लिए पसंद किया है। महेश अपनी जेब से एक लड़की की फोटो निकालता है और पायल को दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, बताओ लड़की कैसी है। फोटो देखकर पायल हैरान हो जाती है, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि खुद पायल की फोटो थी, जिसमें उसने जींस टॉप पहना था। दादाजी ये लड़की तो। ये लड़की का नाम है पायल, है ना सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। लेकिन ये तो मेरी फोटो है। बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारी तो है फोटो। हमने रोहन के लिए तुम्हें ही पसंद किया था और तुम्हारे माता पिता से पहले ही बात हो चुकी थी। उस दिन हम रोहन को तुम्हारी फोटो दिखा रहे थे, लेकिन इस गधे ने हमें बीच में टोक दिया और बोला ये हमें किसी खास से मिलवाना चाहता है। अगले दिन हमने तुम्हें देखा और पहचान लिया कि वो खास कोई और नहीं, हमारी पसंद की हुई लड़की है।
तो दादाजी दादी जी, अगर आप दोनों को पहले से सब पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? पता तो हमें भी पहले से था, तो आपने मुझे भी पहले क्यों नहीं बताया? हमने सोचा कि हम भी नाटक का मजा ले लेते हैं। लेकिन पहले बताओ, तुमने ये नाटक क्यों किया? हमें लगा आपको शहर की लड़की पसंद नहीं आएगी, इसीलिए हमने गांव की लड़की आपके सामने पेश करने की कोशिश की ताकि आपको पायल पसंद आ सके। ये सब पुरानी बातें है। क्या गांव, क्या शहर, अब हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। हमने तो पायल बिटिया को इसीलिए पसंद किया था कि तुम्हें पसंद आएगी ऐसी मॉडर्न लड़की। तो पिताजी, आपको हमें तो पहले बताना चाहिए था। अरे जब सभी नाटक इतना अच्छा कर रहे थे तो हमने सोचा बीच में क्यों नाटक का मजा खराब किया जाए। हमने सोचा हम भी बहती नदी में हाथ धो लेते हैं। हाँ, हमें लगा कहीं ना कहीं तुम लोग हार मान ही लोगे और हमें सच बता दोगे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हमने सोचा देखते हैं कहाँ तक इस नाटक को खींचेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा पायल बिटिया के जोश को, जो इसने हार नहीं मानी। चलो शुक्र है सब ठीक हो गया। अब तो धूमधाम से होगी शादी।